Hello students of class 7th. Today we will discuss part 3 of chapter number 6, Chemical and Physical Changes. And in this part we will discuss this topic, Rusting of Iron. Rusting को students हिंदी में बोला जाता है जंग लगना. Let us get back to rusting. आइए दोबारा से हम रस्टिंग जो एक प्रक्रिया है उस पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज़ वन चेंज. ये क्या है? एक बदलाव है. दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स. जो किसको प्रभावित करता है? उन वस्तुओं को प्रभावित करता है जो कि लोहे की बनी हुई होती हैं. एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज दैम. और उनको धीरे धीरे नष्ट कर देता है. सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक, बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स. हालांकि जो लोहे का उपयोग है वो हम ब्रिजेस बनाने में करते हैं, जहाज़ बनाने में करते हैं, कार यानी कि गाड़ियाँ बनाने में करते हैं, ट्रक, बॉडीज़ जो ट्रक की जो बॉडीज़ होती हैं उनको बनाने में करते हैं, एंड मैनी अदर आर्टिकल्स. और भी बहुत सारी वस्तुएं बनाने के लिए हम आयरन का उपयोग करते हैं. द मॉनेटरी लॉस इज़ ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज. तो रस्टिंग की वजह से जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा हमको झेलना पड़ता है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स यदि आपको रस्टिंग यानी कि जंग लगने की अगर आपको प्रक्रिया को समझना है तो उसके लिए आपको ये जो इक्वेशन है इसको समझना पड़ेगा. तो इक्वेशन यहाँ पर क्या है? आयरन यानी कि Fe प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 फ्रॉम द एयर. ये एयर के अंदर प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन गैस. जब ये आयरन से रिएक्ट करती है, प्लस वाटर भी होता है एयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर. तो जब ऑक्सीजन और वाटर आयरन से रिएक्ट करते हैं देन इट बिकम्स रस्ट. तो क्या बन जाती है? रस्ट बन जाती है यानी कि आयरन ऑक्साइड बन जाती है. आयरन ऑक्साइड यानी कि इसको हम लिखते हैं Fe2O3. Fe2O3 क्या होता है? रस्ट का केमिकल फार्मूला होता है. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज़ एसेंशियल. तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन गैस और वाटर यानी कि पानी की उपस्थिति होना ज़रूरी होता है, या फिर जो भाप होती है यानी कि वाटर वेपर और स्टीम. तो ये सभी क्या होती हैं? ज़रूरी चीज़ें होती हैं और इनका उपस्थित होना ही किसको ले आता है? रस्टिंग को ले आता है. In fact, if the content of moisture in the air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. यहाँ तक कि यदि मॉइस्चर का जो कंटेंट है, यदि हवा के अंदर जो नमी है वो ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वहाँ पर जो उमस है वो ज़्यादा हो जाएगी, और उमस जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर रस्टिंग बहुत तेज़ी से होगी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रस्टिंग के ऊपर. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं. प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. तो यदि हम लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन, वाटर और या फिर इन दोनों के कांटेक्ट में आने से रोकें तो हम उन आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं. वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. एक बहुत साधारण सा तरीका है स्टूडेंट्स रस्टिंग से बचने के लिए कि आप उस पर
क्या कर दें, पेंट या फिर ग्रीस का जो कोट है उसको अप्लाई कर दें। In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. हालांकि ये जो कोट्स हैं ये आपको रेगुलरली मतलब लगातार आपको करते रहने पड़ेंगे यदि आपको रस्टिंग को रोकना है। Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. और दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स कि यदि आप किसी भी धातु की परत को इकट्ठा कर दें ऑन आयरन वर्क पीस, तो उसमें कौन कौन सी धातुएं आ जाएंगी, क्रोमियम और जिंक। ये दोनों ऐसी धातुएं जो कि रस्टिंग को रोकती हैं। तो इनकी जो परतें हैं उनको आप इकट्ठा करके इनका कोट बना करके आप आयरन आर्टिकल्स पर कर सकते हैं, तो भी आप रस्टिंग से उस आयरन आर्टिकल को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है जस्ता चढ़ाना, यानी कि जिंक कोटिंग। This process of depositing a layer of zinc or iron is called galvanization. ये एक ऐसी प्रक्रिया है स्टूडेंट्स कि इसमें आप जिंक यानी कि जस्ते की जो परत है उसको आयरन के ऊपर इकट्ठा कर देते हैं, या फिर उसका जो कोट है उसको उस आयरन ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर देते हैं। तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वेनीकरण या फिर जस्ता चढ़ाना। जस्ते को इंग्लिश में बोलते हैं जिंक। ये एक धातु होती है जो कि उस आयरन ऑब्जेक्ट को यदि आप उसकी कोटिंग कर दें किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट पे, तो वो उस पर रस्ट लगने से बचाती है। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो जो लोहे के जो पाइप्स होते हैं जो कि हम अपने घर में उपयोग में लेते हैं, टू कैरी वाटर जिसमें पानी आता है, आर गैल्वेनाइज्ड, उनका जो गैल्वेनीकरण है या फिर उन पे जो जस्ता है वो चढ़ चुका होता है, टू प्रिवेंट रस्टिंग, ताकि उसमें जंग ना लगे, या फिर जंग को रोकने के लिए हम उस पर जस्ता चढ़ा देते हैं। यहाँ पर बात चल रही है आयरन पाइप्स की। You know that ships are made of iron and a part of them remains under water. आप सभी ये अच्छे से जानते हैं कि जो जहाज़ होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं, एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर, और इनमें से जो कोई भाग है उस जहाज का वो पानी के अंदर रहता है। ऑन द पार्ट above water also water drops keeps clinging to the ship's outer surface. यहाँ तक कि स्टूडेंट्स जो भाग जो पानी के ऊपर रहता है उस पर भी जो पानी की बूंदें हैं वो पकड़ बनाए रखती हैं। टू द शिप्स आउटर सरफेस, जो जहाज की जो बाहरी सतह है उसके ऊपर। Moreover, the water of the sea contains many salt. यहाँ तक कि स्टूडेंट्स जो समुद्र का पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, नमक उसके अंदर पाया जाता है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। तो जो नमकीन पानी है वो भी रस्ट फॉर्मेशन को क्या करता है, तेज़ करता है। Therefore,
शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग। इसी वजह से जो जहाज़ होते हैं वो जंग लगने की वजह से नष्ट हो जाते हैं या फिर उनका विनाश हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, यहाँ तक कि वो पेंटेड भी होते हैं, लेकिन पानी के अंदर मॉइस्चर होने की वजह से, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से जो रस्टिंग है वो बहुत तेज़ी से होती है। So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year। यहाँ तक कि जो जहाज होता है, जो जहाज का जो लोहा होता है, उसका जो कुछ फ्रैक्शन होता है पार्ट का, उसको यहाँ तक कि क्या करा जाता है, रिप्लेस किया जाता है, उसको बदल दिया जाता है हर एक साल। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड, कि क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये जो लॉस हो रहा है ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा लॉस है। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है स्टूडेंट्स आपके लिए इस वीडियो में। स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। जो स्टेनलेस स्टील है वो आयरन को जब हम कार्बन के साथ में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। और जो धातु होती हैं, कौन कौन सी धातु होती है, क्रोमियम, निकल और जिंक, ये सभी क्या होती हैं, धातु होती हैं। जब इनको भी हम आयरन के साथ में मिक्स कर देते हैं, इट डज़ नॉट रस्ट, तो उसमें जंग नहीं लगता। जंग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसमें क्रोमियम प्रेजेंट है। तो क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज, ये तीनों धातु ऐसी हैं जो रस्ट लगने से स्टेनलेस स्टील को बचाती हैं। सो दीज ऑल मेटल्स आर फाउंड इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में स्टूडेंट्स कभी भी जो जंग है, रस्ट है, वो नहीं लगता। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलीकरण। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम बिल्कुल शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस बाय क्रिस्टलाइजेशन, उनके घोल के द्वारा। और उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, क्रिस्टलाइजेशन। एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें बिल्कुल शुद्ध अवस्था में कुछ पदार्थ मिलते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, उनका जो घोल होता है उनसे। ओके, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन Class 6th you have learned that salt can be obtained by evaporation of sea water। क्लास 6th में आप सभी ने स्टूडेंट्स ये अच्छे से पढ़ा होगा कि जो नमक है वो प्राप्त किया जाता है बाय द एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। एवेपोरेशन को बोला जाता है भाप या फिर अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ वेपर। तो एवेपोरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है स्टूडेंट्स जिससे हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है फ्रॉम सी वाटर। तो ये आपने क्लास 6th में पढ़ा होगा। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर। तो जो नमक हमें प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता। एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल, और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। The shape of the crystals cannot be seen clearly। तो जो उन क्रिस्टल्स का जो आकार है वो भी हमें साफ तरीके से दिखाई नहीं देता है। However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions।
तभी जो बड़े बड़े जो क्रिस्टल्स हैं जो कि शुद्ध पदार्थ होते हैं वो भी हमें मिलते हैं या वो बनते हैं। कैसे? फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, अब जो उनका घोल होता है उनसे ये बनते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलीकरण। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें शुद्ध अवस्था में कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, उनके घोल के द्वारा। ओके, और इसमें कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन का ये एक उदाहरण है। एक्टिविटी 6.9, टू बी यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमेशा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हमें उपयोग करना चाहिए। बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर, और हमें सावधानी बरतनी चाहिए जब हम पानी को उबाल रहे होते हैं। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। तो एक बीकर के अंदर क्या ले लीजिए स्टूडेंट्स? कुछ पानी ले लीजिए एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाल दीजिए। हीट द वाटर, पानी को गर्म कर दीजिए। व्हेन इट इज़ बॉइल्ड, when it starts boiling, add copper sulfate powder slowly। जब वो उबलना शुरू हो जाए उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर यानी कि CuSO4 का जो पाउडर है उसको बहुत धीरे धीरे गेरिए। वाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूसली, और उसको फिर आप हिलाते भी रहिए, लगातार हिलाते रहिए, जैसा कि फिगर 6.6 में दिखाया गया है। तो फिगर 6.6 में क्या दिखाया गया है स्टूडेंट्स? कि एक बीकर के अंदर आपने कुछ वाटर लिया है और उसके अंदर कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है उसको आपने इस वाटर के अंदर क्या करा है? मिक्स करा है। तो यहाँ पर आपको कुछ समय के बाद क्या दिखाई देने लगेंगे? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देने लगेंगे। तो इन क्रिस्टल्स को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो ये फिगर 6.6 है। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व्ड। आप उसके अंदर क्या करिए स्टूडेंट्स? लगातार कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो डालते रहिए। टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व्ड, और उसे तब तक डालते रहिए जब तक कि उसके अंदर जो पाउडर है वो घुल ना जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन, अब आप क्या करिए? उस सॉल्यूशन को क्या करिए? फिल्टर कीजिए। अलाउ इट टू कूल, उसको ठंडा होने के लिए कुछ समय दे दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, आप सॉल्यूशन यानी कि घोल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, आप उस घोल को देखिए कुछ समय के लिए। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो क्या आपको वो जो क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं क्या वो आपको दिखाई देने लगे? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप कुछ समय के लिए और इंतज़ार कीजिए। तो कुछ समय बाद आपको
इस तरीके से जैसे फिगर 6.6 में दिखाया गया है, इस टाइप के कुछ क्रिस्टल्स आपको इस सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देने लगेंगे। तो ये जो एक्टिविटी थी ये क्रिस्टलाइजेशन पे बेस्ड थी। तो अब आपको आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्रिस्टलाइजेशन अच्छे से समझ में आया होगा। यू हैव लर्नड अबाउट फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। आप सभी ने स्टूडेंट्स फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को बहुत अच्छे से इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्ज़र्व अराउंड यू एज फिज़िकल और केमिकल चेंजेस। अब आप कोशिश कीजिए ये खोजने की या पहचानने की उन बदलावों को जो कि आप क्या करते हैं अपने चारों तरफ देखते हैं एज फिज़िकल और केमिकल चेंजेस। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।